हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आपका स्वागत है आज की करंट अफेयर क्लास में। आज डेट हो गई है 19 अक्टूबर 2020। तो आज की इस करंट अफेयर क्लास के अंदर हम तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। ये हमारे डिस्कशन के विषय रहेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले वैश्विक भुखमरी सूचकांक के ऊपर 2020 का यह जो सूचकांक है यह जारी कर दिया गया है, जिस पे चर्चा करना हमारे लिए जरूरी है। साथ ही हम इसको भारत के संबंध में भी समझेंगे और पूरे वैश्विक संदर्भ में भी इसको हम समझने वाले हैं। वहीं इसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक रहने वाला है, वह रहेगा सीलिनेक्स 2020। सीलिनेक्स 2020 क्या है, आपको बता देता हूँ। दरअसल भारत और श्रीलंका की जो नौसेनाएं हैं उन्होंने फैसला किया है कि वह अपना नौसैनिक युद्धाभ्यास करेंगी और यह नौसैनिक युद्धाभ्यास 19 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर तक रहेगा। तो ऐसी स्थिति में चलिए इसको भी आज समझेंगे। उसका हमारा तीसरा टॉपिक रहेगा ब्रह्मोस का अरब सागर पर सफल परीक्षण किया गया है। तो तीसरे टॉपिक में इसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसी के साथ हमारा जो पहला टॉपिक है इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2020 को समझ लेते हैं। तो सूचकांक कब का है, ये 2020 का सूचकांक है जो अब जारी कर दिया गया विभाग के द्वारा। जैसे कि आपको कई क्लासेस में बता चुका हूं कि जो टाइटल होता है, टाइटल अपने आप में काफी सारी चीजों को डिफाइन करता है। तो उसी प्रकार यह जो टाइटल है इससे पता लग रहा है कि यह जो सूचकांक है वैश्विक स्तर पर है, यानी कि पूरी दुनिया को उसमें शामिल किया गया है। तो यहाँ उम्मीद कर सकते हैं कि दुनिया के जो देश होंगे, अधिकांश देशों का प्रतिनिधित्व उसमें लिया गया होगा। वहीं इसके बाद दूसरा बात देखने वाली भुखमरी को लेकर के। तो भुखमरी की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है अपने आप में ही विभिन्न देशों के अंदर। तो इसको लेकर के सूचकांक जारी किया है तो समझना जरूरी है। चलिए सबसे पहले हम यह समझते हैं कि यह सूचकांक दरअसल जारी कौन करता है। तो यह सूचकांक कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वर्ल्ड हंगर हिल्फे के द्वारा जारी किया गया है। अब तो यह दोनों है कौन, यह भी समझते हैं। जो कंसर्न वर्ल्ड वाइड है यह आयरलैंड की एक एजेंसी है। कंसर्न वर्ल्ड वाइड आयरलैंड की एक एजेंसी है और वेल्ट हंगर हिल्फे का है जर्मनी की एक संस्था है। तो इस प्रकार कहीं ना कहीं हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर दो देशों का प्रतिनिधित्व है। एक आयरलैंड का प्रतिनिधित्व हो रहा है इसके अंदर, वहीं दूसरा जर्मनी भी इसके अंदर भूमिका निभा रही है। तो दो देशों की भूमिका है क्योंकि यह दो देशों की संस्था है। कंसर्न वर्ल्ड वाइड आयरलैंड और वर्ल्ड हंगर हिल्फे जो है यह जर्मनी की है। तो इस प्रकार इन दोनों देशों की, इन दोनों संस्थाओं ने मिलकर के यह 2020 का सूचकांक भी तैयार कर लिया गया। आगे समझते हैं क्या होता है। जब जब यह भुखमरी सूचकांक तैयार किया जाता है तो इस भुखमरी सूचकांक के अंदर 4 संकेतक लिए जाते हैं, यानी कि 4 इंडिकेटर होते हैं और इन चारों इंडिकेटर्स को ध्यान में रखते हुए ही यह सूचकांक तैयार किया जाता है। सबसे पहले समझते हैं चारों इंडिकेटर क्या क्या। सबसे पहले बात हो रही है अल्प पोषण की। देखो अल्प पोषण का मतलब क्या होता है कि जब हमारे शरीर को जितने पोषण की आवश्यकता होती है उतना पोषण यदि नहीं मिल पाता तो ऐसी स्थिति में वह जो स्थिति बनती है वह अल्प पोषण कहलाती है। तो इसको लेकर के भी यह सूचकांक का पहला इंडिकेटर है। यहाँ पर यह जांचा जाता है कि जो लोगों का खान पान है वह उनके शरीर में जरूरत के अनुसार जो कैलोरीज पहुंचनी चाहिए वह कैलोरीज उनके शरीर को मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो पहला इसके अंदर इंडिकेटर अल्प पोषण लिया जाता है। वही दूसरा इंडिकेटर है चाइल्ड वेस्टिंग। ठीक है, दूसरा इंडिकेटर चाइल्ड वेस्टिंग है और तीसरा इंडिकेटर है चाइल्ड स्टंटिंग। ठीक है, इसका चौथा इंडिकेटर है बाल मृत्यु दर। ठीक है, तो दूसरा इंडिकेटर जो चाइल्ड वेस्टिंग है इसके अंदर क्या होता है। चाइल्ड वेस्टिंग की स्थिति में यह देखा जाता है कि लोगों जो बच्चे हैं उनकी जितनी उम्र है उसके हिसाब से उनकी लंबाई है या नहीं है। तो चाइल्ड वेस्टिंग की स्थिति में यह देखा जाता है कि एज के अकॉर्डिंग उनकी हाइट है या नहीं। तो चाइल्ड वेस्टिंग में अगर ज्यादातर लोग इस प्रकार के होते हैं जहां पर लोगों की उम्र अधिक होती है पर वह उस ऊंचाई को प्राप्त नहीं कर पाते, उनकी लंबाई कम होती है, तो ऐसी स्थिति में इस कैटेगरी को चाइल्ड वेस्टिंग कहा जाता है। वहीं अगली होती है चाइल्ड स्टनिंग। चाइल्ड स्टनिंग की कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पे यह देखना होता है कि जितनी लोगों बच्चों की हाइट है उसके अनुसार उनका वेट है या नहीं। अगर उनका वेट उनकी हाइट के कंपैरिजन में वेट कम पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में वह भी कहीं ना कहीं अल्प पोषण के शिकार माने जाते हैं और उनको भी भुखमरी संकेतकों में शामिल कर लिया जाता है। इसका चौथा इंडिकेटर है बाल मृत्यु दर। बाल मृत्यु दर हमेशा से ही सभी देशों के लिए एक समस्या बनी रही है और अगर हम भारत की स्थिति में समझें तो भारत की स्थिति में तो यह बहुत बड़ी समस्या रही है क्योंकि पिछले समय अगर हम देखें तो जो हमारा बीता हुआ समय वहां हम लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजी शासन के गुलाम रहे थे। तो इस प्रकार कहीं ना कहीं इन सभी चीजों से भारत की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से घायल थी। लेकिन भारत लगातार सभी क्षेत्रों में सुधार कर रहा है। तो इन चारों इंडिकेटर्स को ध्यान में रखते हुए यह सूचकांक हमेशा तैयार होता है। तो आप ध्यान रखिएगा चारों इंडिकेटर कौन कौन से, अल्प पोषण, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टनिंग एंड बाल मृत्यु दर। आगे समझते हैं। यह जो बातें थी यह बात इसकी रिपोर्टों और संस्थाओं से जुड़ी हुई थी। अब हम क्या करते हैं, अब आगे हम चलते हैं और सन 2020 की जो रिपोर्ट इस बार आई है उस रिपोर्ट के से जुड़ी हुई जो विभिन्न प्रावधान है और उसमें भारत की क्या स्थिति है उसको समझते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि उसमें कितने देश शामिल किए गए। जो इस साल का यह वैश्विक भुखमरी सूचकांक है इसके अंदर 107 देशों को शामिल किया गया।
107 देशों को शामिल क्यों किया गया है, क्योंकि यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि बहुत सारे देश ऐसे भी थे जहां से विभागों को पर्याप्त आंकड़ा जो है वह आंकड़े नहीं मिल सके। पर यहाँ पे ध्यान देने वाली बात एक यह भी है कि दुनिया के जो बहुत ज्यादा बड़े देश हैं वह उन देशों को इसके अंदर शामिल नहीं किया गया, जैसे कि अमेरिका, कनाडा, ग्रीनलैंड जैसे देश इसके अंदर शामिल है ही नहीं, क्योंकि ऐसा विभाग के द्वारा जानकारी दी गई है कि इन देशों से पर्याप्त आंकड़े प्राप्त नहीं हुए जिनसे उन देशों के अंदर भुखमरी की जांच की जा सके। तो 107 देश इसलिए इस बार इस वैश्विक सूचकांक में लिए गए हैं। अगर हम पिछले साल की बात करें तो पिछले साल 117 देशों को इस सूचकांक में शामिल किया गया था। तो देखने वाली बात यह है कि इस साल लगभग 10 देशों की संख्या घटी है आंकड़े ना मिल पाने की वजह से। अगर हम भारत की स्थिति समझे तो भारत इस साल के इस इंडेक्स में 94th प्लेस पर, यानी कि भारत को 94 वाला स्थान मिला है। अब यह समझते हैं कि इसमें देशों को रैंकिंग किस प्रकार से दी जाती है। जिस देश के अंदर भुखमरी नहीं, जब यह सूचकांक तैयार किया था, सूचकांक तैयार करते समय इसके अंदर 0 से 100 के बीच में देशों को क्या होता है कि ना अंक दिए जाते हैं, देशों को स्कोर दिया जाता है कि आपका स्कोर 0 से 100 के बीच में कितना है। अगर कोई देश 0 का स्कोर प्राप्त कर लेता है तो ऐसी स्थिति में यह माना जाता है कि उस देश में भुखमरी है ही नहीं। वहीं अगर किसी देश को 100 के स्तर पर रखा जाता है तो ऐसी स्थिति में यह माना जाता है कि उस देश के अंदर भुखमरी की जो समस्या है यह अत्यंत विकराल है और वह देश भुखमरी की बहुत ज्यादा समस्या से जूझ रहा है। तो इस प्रकार यह जो स्कोर है, स्कोर का इस्तेमाल किया जाता है इसके अंदर। तो यहाँ पर जो देश पहला स्थान प्राप्त करता है वहां पर यह उम्मीद होती है कि उस देश के अंदर भुखमरी या तो है ही नहीं या अगर है तो बहुत कम है। वहीं अगर यह बात की जाती है इसके अंदर जो देश 107वें स्थान पर है तो यह माना जाता है कि उन सभी देशों के अंदर वह देश सबसे ज्यादा भुखमरी की समस्या से जूझ रहा है। तो इस प्रकार इस सूचकांक को तैयार किया था, इसके अंदर इंडिकेटर लगाए जाते हैं। वहीं भारत ने इसके अंदर 94th प्लेस हासिल किया है, जहां से हमें यह पता लग रहा है कि भारत के अंदर भुखमरी की समस्या बहुत ज्यादा है और भारत को इस साल जो यह सूचकांक तैयार हुआ उसके अंदर भुखमरी की उच्च स्तरीय देशों में रखा गया। यानी कि भारत के अंदर अगर हम भुखमरी की समस्या को इस इंडेक्स के अनुसार समझे तो यह पता लगता है कि भारत में भुखमरी बहुत ज्यादा है, अत्यंत है। भारत का अगर स्कोर की बात करें तो भारत ने इस साल इंडेक्स के अंदर 27.2 का स्कोर किया है, जो कहीं ना कहीं इस इंडेक्स के अनुसार बहुत ज्यादा माना जाता है। अगर हम सन 2019 के अंदर बात करें भारत को लेकर के तो यह पता लगता है कि सन 2019 में भारत को 102वां स्थान प्राप्त हुआ था, जो 117 देशों में से था। तो कहीं ना कहीं ऐसा पता लग रहा है कि लगातार भारत जिस प्रकार से इस इंडेक्स के अंदर अपनी भूमिका निभा रहा है, अपने आप का स्वयं का प्रदर्शन कर रहा है, तो इससे पता लगता है कि भारत की स्थिति कुछ ज्यादा खास नहीं है और ना ही भारत भुखमरी के क्षेत्र में कोई खास उपाय कर पा रहा है। 107 में से यहाँ 102वां स्थान मिला है, वहीं इस साल 117 में से 102वां स्थान मिला है, वहीं यहाँ 107 में से 94वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो कोई बहुत ज्यादा बड़ा अंतर नहीं है। अगर देखें तो भारत आखिरी देशों के बहुत ज्यादा ही करीब है, या यूं भी कह सकते हैं कि भारत इसके अंतिम देशों के अंदर शामिल है। थोड़ा सा आगे अगर प्रश्न अपनाते हैं, अगर हम दक्षिणी एशिया के और देशों की बात करें तो ऐसी स्थिति में हम पाते हैं कि दक्षिण एशिया के और जो अन्य देश हैं उनकी स्थिति भारत से अच्छी बताई गई है इस इंडेक्स के अंदर। अगर हम श्रीलंका को देखो तो श्रीलंका को इस इंडेक्स के अंदर 64th प्लेस प्राप्त हुआ है, तो जिससे पता लग रहा है कि श्रीलंका के अंदर तो भुखमरी की समस्या बहुत ही कम है। वहीं नेपाल की स्थिति में है, उसका प्लेस 73rd है। अगर हम बांग्लादेश को देखें तो बांग्लादेश को 75वां स्थान मिला है और पाकिस्तान को 88वां स्थान मिला है। तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात यह है कि दक्षिण एशिया के जो और अन्य देश हैं वहां पर भुखमरी की समस्या भारत की तुलना में कम है। ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा यह वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2020 हमें बता रहा है। तो कहीं ना कहीं भारत दक्षिण एशिया के 2 देशों से पीछे है। अगर हम यह देखें कि भारत से पीछे कौन से देश हैं तो इस इंडेक्स में यह बताया गया है कि मेडागास्कर है। मेडागास्कर ऐसा देश है जहां पर भुखमरी की समस्या बहुत ज्यादा है। इसके अलावा अगर हम यह देखें कि मेडागास्कर है, इसके अलावा कुछ अन्य देश भी हैं जो वहाँ शामिल हैं, लेकिन अब यहाँ यह देखते हैं कि इसमें जो उच्च स्थान है वह किसको प्राप्त हुआ, यानी कि शीर्ष देश कौन कौन से हैं इस इंडेक्स के अंदर। तो इस इंडेक्स में जो शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है वह बेलारूस को प्राप्त हुआ है। बेलारूस के अलावा तुर्की, चाइना और क्यूबा, इस पर यह जो देश हैं इन देशों को इस सूचकांक के अंदर शीर्ष देशों में शामिल किया गया है और यह सूचकांक इस हिसाब से तैयार कर लिया गया है। तो इस प्रकार हमने इस इंडेक्स पर चर्चा करते हुए इसके सभी पहलुओं पर चर्चा कर ली है। कौन इसे तैयार करता है, इसके अंदर कौन कौन से इंडिकेटर लिए जाते हैं, भारत की स्थिति इस साल कैसी है, पिछले साल किस प्रकार की थी, भारत से पीछे कौन से देश हैं, दक्षिण एशिया के अन्य देशों की स्थिति किस प्रकार है और शीर्ष देशों में कौन कौन से देश शामिल हैं। तो इस प्रकार यह जो टॉपिक है सूचकांक का, यह टॉपिक हमने अच्छी तरह समझ लिया है, कवर कर लिया है। मुझे भी उम्मीद है कि आपको भी यह टॉपिक काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब थोड़ा सा रुक आगे करते हैं और अगला जो हमारा टॉपिक उसको समझते हैं। हमारा अगला टॉपिक सेलिनेक्स है। तो सेलिनेक्स क्या है? सेलिनेक्स का मतलब है
श्रीलंका एंड इंडिया मेरीटाइम नेवल एक्सरसाइज। तो स्लीनेक्स का अर्थ कुछ इस प्रकार है। तो श्रीलंका और इंडिया के बीच में अब जो यह नौसैनिक युद्धाभ्यास है यह 2020 का शुरू किया जा रहा है। यहाँ पर बहुत सारी बातें जो है वह देखने वाली हैं और बहुत खास है अपने आप में। सबसे पहली खास बात देखने वाली यह है कि यह भारत और श्रीलंका के बीच नौसैनिक अभ्यास का 8वां संस्करण है, यानी कि लगभग पिछले 8 सालों से सन 2013 से भारत और श्रीलंका लगातार नौसैनिक अभ्यास कर रहे हैं, जो इन दोनों देशों के बीच के मजबूत संबंध को और सकारात्मक संबंध को दर्शा रहा है। इस साल का यह जो नौसैनिक अभ्यास है यह 19 अक्टूबर को हो रहा है। 19 अक्टूबर शुरू होगा और 21 अक्टूबर तक किया जाएगा, यानी कि 19 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक यह सूचकांक अब की बार किया जाने वाला है। तो आज 19 अक्टूबर हो चुकी है, तो यानी कि आज यह युद्धाभ्यास जो है यह शुरू हो गया है। यह श्रीलंका का एक शहर जो है त्रिकोणमती, उसके पास यह किया जाएगा। तो इस प्रकार हमें स्थान में पता लग गया कि त्रिकोणमती के पास हो रहा है, यानी कि श्रीलंका के आसपास होगा। लेकिन श्रीलंका भारत से कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो कहीं ना कहीं भारत और श्रीलंका की दोनों की सीमाएं ही आसपास रहेंगी और वहां पर यह नौसैनिक अभ्यास किया जाएगा। डेट याद रखिएगा, 19 अक्टूबर 2020 को शुरू हो रहा है और 21 अक्टूबर 2020 तक यह चलने वाला है। आगे की स्थिति समझते हैं। अब हम यह देखते हैं कि भारत की तरफ से और श्रीलंका की तरफ से कौन कौन से जहाज हैं, युद्धपोत हैं जो उसके अंदर शामिल होने वाले हैं। तो भारत की तरफ से जो जा रहे हैं वह है पनडुब्बी रोधी युद्धक जलपोत INS कामोर्ता और INS किल्टन। तो भारत की तरफ से इस प्रकार का यह नाम है, पनडुब्बी रोधी युद्धक जलपोत। नाम तो खैर अपने आप में बहुत ज्यादा खतरनाक है, लेकिन भारत के यह जो नौसेना के युद्धपोत हैं ये अपने आप में भी बहुत ज्यादा खतरनाक माने जाते हैं। तो INS कर्मोता और INS किल्टन इस बार इस नौसैनिक युद्धाभ्यास में शामिल हो रहे हैं, जो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे, वहीं आपसी दोनों देशों के बीच सकारात्मक संबंधों को भी बढ़ावा देंगे। केवल इतना ही नहीं, भारत की तरफ से कुछ आधुनिक हल्के हेलीकॉप्टर भी शामिल हो रहे हैं, जिनमें चेतक शामिल है। इसके अलावा डोमिनियन समुद्री गश्त विमान भी इसमें शामिल किए जाएंगे। तो इस प्रकार से भारत की तरफ से कुछ इन हेलीकॉप्टरों और INS के द्वारा इस नौसैनिक युद्धाभ्यास में सहयोग किया जाएगा। वहीं अगर हम श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका की तरफ से आ रहा है गश्ती जहाज सयूरा श्रीलंका की तरफ से शामिल होगा। वहीं जो दूसरा जहाज श्रीलंका की तरफ से आ रहा है वह आ रहा है प्रशिक्षण पोत गजबाहु। नाम तो खैर समझते हैं भाई, ये सामरिक दृष्टि से तैयार किए गए हैं, तो ऐसी स्थिति में इनके नाम तो खैर बहुत ज्यादा खतरनाक दिए जाते हैं, पर ऐसी स्थिति में हमें भी ध्यान रखना है कि क्या क्या हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो 8th एडिशन हो रहा है, यह हमारे जरूरी है, डेट हमें याद रखना जरूरी है। वहीं भारत की तरफ से कौन गए, INS कामोर्ता और INS किल्टन। वहीं श्रीलंका की तरफ से कौन आ रहा है, INS गश्ती जहाज सयूरा और प्रशिक्षण पोत्र गजबाहु। तो यह इस प्रकार से यहाँ शामिल हो रहे हैं और यह युद्धाभ्यास आज शुरू कर लिया गया है। तो यह इससे जुड़ी हुई सभी महत्वपूर्ण बातें थी जो हमारे सेना अध्यक्ष हैं, सेना विभाग के अधिकारी हैं, उनके द्वारा भी जानकारी दी गई है। उन्होंने इस पूरे युद्धाभ्यास को सकारात्मक रूप से लिया है, बता रहे हैं कि भारत और श्रीलंका के बीच जो संबंध है इससे मधुर होंगे। वहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे के द्वारा भी बातचीत हुई है, मुलाकात हुई है। तो उन्होंने भी भारत और श्रीलंका के बीच संबंधों को और अच्छा करने के पक्ष में ही अपनी बातें कही हैं। वहीं साथ ही साथ श्रीलंका की तरफ से यह भी बताया गया है कि भारत और श्रीलंका के संबंध खराब नहीं होंगे, वे अपनी तरह से कोई भी गलती नहीं करेंगे जिससे उनके संबंधों को किसी प्रकार की चोट पहुंचे। तो इस प्रकार की यह चीज देखना सामने आ रही है। वहीं यहाँ पे देखने वाली चीज एक यह भी है कि भारत पिछले लगभग हम 1-1.5 महीना देखें तो 1-1.5 महीने से भारत लगातार नौसैनिक युद्धाभ्यासों को अंजाम दे रहा है। अमेरिका के साथ हुआ, रशिया के साथ हुआ, ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ, अब यहाँ पर भारत यह श्रीलंका के साथ भी कर रहा है। और वहीं भारत यह सब काम उस स्थिति में कर रहा है जब भारत का लगातार चीन से विवाद बना हुआ है। चीनी सीमा पर अगर हम देखें तो भारत और चाइना के बीच लगातार तनाव बने हुए हैं। युद्ध की पूरी स्थिति लगभग से ही है, पर कुछ कारणों से अब तक युद्ध नहीं हो पा रहा है, इसको टाला जा रहा है। और भारत की लगातार कोशिश यही है कि युद्ध ना हो, क्योंकि भारत अपने सैनिकों से बहुत ज्यादा प्रेम करता है और उनको खोना नहीं चाहता। और हम यह जानते हैं कि जब युद्ध होगा तो दोनों ही तरफ के लोग उसमें मरते हैं। देखा जाता है कई बार कि जानमाल की हानि बहुत ज्यादा हो जाती है। चलिए अब थोड़ा सा रुक आगे चलते हैं। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है आज का ब्रह्मोस, उसको समझ लेते हैं। अब क्या हुआ, कल संडे था, तो कल संडे को DRDO के द्वारा ब्रह्मोस का एक और परीक्षण किया गया। ब्रह्मोस जो है वैसे भारत की एक मिसाइल है, इसको रूस की सहायता से डेवलप किया गया था। तो भारत ने क्या किया है कि इसका ऐसा परीक्षण हो चुका था, लेकिन कल इसको अरब सागर
के ऊपर टेस्ट किया गया, वहां इसका प्रशिक्षण हुआ और अरब सागर पे यह जो प्रशिक्षण था यह पूरी तरह से सफल हो गया। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह भी है कि वहां जो यह प्रशिक्षण किया गया था यह युद्धपोत से इसको लॉन्च किया गया था, यानी कि यहाँ पर कोशिश की जा रही थी कि जो हमारे नौसैनिक जहाज हैं उनसे इसको लॉन्च किया जाए और देखा जाए कि यह कितने सटीक मानदंडों को हासिल कर रहा है। तो इस प्रकार कल इसको आईएनएस चेन्नई से लॉन्च किया गया और आईएनएस चेन्नई से इसको लॉन्च कर सुबह 10:45 पर लॉन्च किया गया और विभाग के अधिकारियों के द्वारा यह जानकारी दी गई कि जब ब्रह्मोस मिसाइल आईएनएस चेन्नई से लॉन्च की गई थी तो ऐसी स्थिति में इसने अपने सभी जो जरूरी मानदंड थे उनको हासिल कर लिया है। तो यहाँ उम्मीद कर रही आ रही है कि यह सटीक लक्ष्य भेदन में पूरी तरह से सक्षम है। अगर हम यहाँ पे ब्रह्मोस से जुड़ी हुई और बातें समझे तो ब्रह्मोस क्या है कि भारत और रूस के द्वारा मिलजुल के इसको तैयार किया गया है। यह भारत की सबसे खतरनाक सुपरसोनिक मिसाइल मानी जाती है और इस मिसाइल की सबसे खास बात यह है कि इस मिसाइल को कैसे भी लॉन्च किया जा सकता है, यानी कि कभी भी डिपार्टमेंट यह नहीं सोचेगा इसको लॉन्च कैसे किया जाए। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि इस मिसाइल की खास बात यह है कि इसको पनडुब्बी से लॉन्च किया जा सकता है, इसको जमीन से लॉन्च किया जा सकता है, इसको टैंक से लॉन्च किया जा सकता है, इसको फाइटर जेट से लॉन्च किया जा सकता है, इसको युद्धपोतों से लॉन्च किया जा सकता है। यानी कि यह मिसाइल अपने आप में एक ऑलराउंडर है, हर तरह से यह अच्छी खासी भूमिका निभा सकती है। तो इसीलिए इसको भारतीय सामरिक दृष्टि से ब्रह्मोस को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है और यह लगभग अपने सभी मानदंडों पे पूरी तरह से खरी भी उतरती है, जो भारतीय सामरिक महत्व में लगातार वृद्धि कर रही है। इस मिसाइल को भारत और रशिया ने दोनों ने मिलजुल के साझेदारी से डेवलप किया है। वहीं साथ ही साथ इसके ऊपर लगातार अब जो काम कर रही है तो भारत के अंदर एक सरकारी एजेंसी है, इसका नाम है ब्रह्मोस एरोस्पेस। क्योंकि यह जो सरकारी एजेंसी है यह संयुक्त है भारत और रशिया की, तो इसलिए इसको ब्रह्मोस एरोस्पेस कहा जाता है। तो यहाँ पर इसको डेवलप किया जा रहा है और लगातार इसको विकसित किया जा रहा है। वहीं आईएनएस चेन्नई जो है यह स्वदेशी निर्मित युद्धपोत है और पूरे देश में बनाया गया है, लेकिन जो मिसाइल है ब्रह्मोस यह मिलजुल के भारत और रशिया के द्वारा तैयार की गई है और जो लगातार पूरी तरह से सफल मिसाइल मानी जाती है। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, केवल इतना ही था आज की क्लास के लिए। आज की क्लास में हमने 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अच्छे से डिस्कस कर लिया है। आज हमने सबसे पहले वैश्विक भुखमरी सूचकांक, उसके बाद हमने फिर सिलिनेक्स 2020, अंत में हमने ब्रह्मोस का सफल परीक्षण, यह अच्छी तरह से समझ लिया है। इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण प्रावधान थे, जरूरी बातें थी, उनको आज की क्लास में हमने हमारे डिस्कशन में शामिल कर लिया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको भी यह सभी चीजें बहुत अच्छे समझ में आ गई होंगी। एंड बाकी इसके अलावा यदि आपका कोई प्रश्न है तो ऐसे इस तरह कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में आपको जवाब दिए जाएंगे। एंड बाकी इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी वीडियो को लाइक करें, बाकी लोगों तक शेयर करें। एंड फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, कुछ नए टॉपिक्स को चर्चा करते हैं। तब तक के लिए विदा दीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।